अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तालत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 22nd लेक्चर में हो रही है। आज के इस लेक्चर में हमने जो पिछले चंद एक लेक्चर्स में बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी, हम उसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ एक नया टॉपिक जो कि कॉमन स्टॉक का है उसको भी शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी, और हमने ये कहा था कि कॉमनली जो यूज्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े वॉल्यूम में जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं दे आर द लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी नोट्स या ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो इशू करती है, और ट्रेजरी नोट्स जो है उनकी मैच्योरिटी लेस देन 10 ईयर्स होती है, और ट्रेजरी बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है दैट इज मोर देन 10 ईयर्स। और इस तरह जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो हैं या क्यूपान रेट्स जो हैं या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नॉर्मली लोअर होता है। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जीरो क्यूपान बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। जब हम जीरो क्यूपान बॉन्ड की बात करते हैं तो जैसा कि उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर क्यूपान पेमेंट्स नहीं होती, रादर एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी उसकी फेस वैल्यू या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं वो जो है वो पे बैक की जाती है टू द इन्वेस्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर बॉन्ड के ऊपर कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं है तो देन व्हाई people will be interested to make an investment in zero coupon bonds or simply called zeros। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जीरोस जो हैं they are always sold at a discount, यानी कि अगर उसकी फेस वैल्यू 1000 है तो आज उसकी वैल्यू डेफिनेटली विल बी लेस देन 1000। तो हमारी परचेज प्राइस जो होगी से फॉर एग्जांपल अगर हम 400 में खरीदते हैं एक जीरो क्यूपान बॉन्ड, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो है से हमारा ये जीरो क्यूपान बॉन्ड जो है वो 10 इयर्स मैच्योरिटी के साथ है, तो आज जो हम पेमेंट करेंगे दैट विल बी $400। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर 10 इयर्स हमें जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी 1000। इन बिटवीन दोज 10 इयर्स वी विल नॉट बी रिसीविंग एनी इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो जो डिफरेंस होगा 1000 और 400 का जो हमने पेमेंट की दैट बेसिकली इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस जीरो क्यूपान बॉन्ड। तो अगर हम 1000 माइनस 400 करें तो वी विल बी रिसीविंग 600। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कंपनी जो जीरो क्यूपान बॉन्ड जो है वो इशू करती हैं तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करती हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट जो टोटल जो है वो पे कब करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उस वक्त वो 1000 रिटर्न करेंगी और आज जो है उन्होंने 400 पे सेल आउट किया, तो 600 का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, हाउ कंपनीज आर गोइंग टू एडजस्ट दैट डिफरेंस। तो उसके लिए नॉर्मली दो तरीके जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं और फर्म्स जो है नॉर्मली यूज करती हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड का कि हम जो 600 है उसको इवनली डिवाइड कर दें ओवर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो 600 डिवाइडेड बाय 10 यानी $60 पर ईयर जो है हम चार्ज करते हैं एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। दूसरी तरफ ये होता है कि हर साल जो है हम बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते चले जाते हैं। एक चीज आप जहन में रखें कि ज्यों-ज्यों बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड करीब आता है तो बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्लोज हो जाती है मैच्योरिटी वैल्यू के, क्योंकि मैच्योरिटी के ऊपर उसको एग्जैक्टली 1000 मिलना है। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 1000 जब मिलना है और हम स्टार्ट कर रहे हैं 400 से, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बिगनिंग वैल्यू ले लेते हैं जो कि 400 है और फिर उस साल की एंडिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 1 ईयर। दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज चार्ज एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड देन लेटर ऑन अगले साल के लिए भी हम पिछले साल की जो एंडिंग वैल्यू है दैट बिकम्स द बिगनिंग वैल्यू, एंड देन वी डिक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड बाय 1 more year एंड देन अगेन रिकैलकुलेट द एंडिंग वैल्यू।
तो इसी तरह बिगनिंग और एंडिंग वैल्यूज के डिफरेंसेस को लेके हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो चार्ज करते हैं हर साल का, जब हम बात कर रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स की। तो उसके बाद एक और तरह के बॉन्ड की हमने बात की जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो उसमें हमने ये एज्यूम किया था कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है या रेट ऑफ रिटर्न है इन द फॉर्म ऑफ द कूपन रेट जो है वो फिक्स्ड है, यानी जो भी से 8% कूपन है और 10 इयर्स मैच्योरिटी है तो 10 साल तक जो है हमें 8% ऑफ द पार वैल्यू जो है एज एन इंटरेस्ट और द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लेकिन अब जबकि हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को, जब भी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी की बात आती है तो हमारा मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। इसलिए अब जो है एक टाइप ऑफ द बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुए इन द मार्केट प्लेस जिसमें हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि वो उनको हम फ्लोटिंग भी कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि वो जो इंटरेस्ट रेट है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको हम एडजस्ट करते हैं विद सर्टेन इंडेक्स। और उसमें ये होता है कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता चला जाता है, तो आफ्टर सम टाइम जो है हमारे इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जो है वो भी चेंज होता चला जाता है। फ्लोटिंग रेट ही के अंदर एक इंटरेस्टिंग वर्जन है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स, कि जो इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी बढ़ता है तो इनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट या कूपन जो है वो बढ़ता चला जाता है, और इन्फ्लेशन रेट के कम होने से इनका इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। इसके अलावा हमने चंद और टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स को भी डिस्कस किया, जिनमें हमारा था इनकम बॉन्ड्स। उसमें हमने ये कहा था कि कंपनी जो है वो बॉन्ड इश्यू करती है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है या कूपन की जो पेमेंट होती है दैट इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि कंपनी जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, कि उसका जो कूपन की जो पेमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, सफिशिएंट अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज। फिर हमने बात की थी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, कि कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं टू द शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी जो है वो 30 इयर्स है तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 10 ईयर 20 इयर्स के बाद हमारे पास होल्डर के पास ये राइट है कि वो उसको कन्वर्ट करा ले इन शेयर्स, और वो जो शेयर्स होते हैं फिक्स नंबर एट अ स्टेटेड कन्वर्जन रेट जो है वो चेंज हो जाते हैं टू दी कॉमन स्टॉक। लेकिन ये कन्वर्जन जो है शुड टेक प्लेस बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। और उसके बाद हमने बात की थी पुट बॉन्ड की, और उसमें हमने ये कहा था कि पुट बॉन्ड्स हमारे ऐसे होते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारा इन्वेस्टर या होल्डर जो है वो कंपनी को प्रेशराइज कर सकता है कि इन बॉन्ड्स को वो वापस ले लें, यानी वो कंपनी को रिडीम कर सकता है। हमारे पुट बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं। और इसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हमने बात की रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट, और उसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द फिशर इफेक्ट। और उसमें हमने ये कहा कि हमारा 1 प्लस द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस द रियल इंटरेस्ट रेट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमने इसको जब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की, और हमने ये कहा कि थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के बाद एक छोटी सी टर्म जो है उसको हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसकी अमाउंट जो है वो नॉर्मली बहुत थोड़ी होती है। तो हमने ये कहा कि हम अप्रॉक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और उसमें हमने ये भी कहा था कि नॉमिनल रेट जो है वो स्टेटेड इंटरेस्ट रेट होता है, और रियल रेट जो है वो परचेसिंग पावर होती है जो एक्चुअली हम अर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। नॉमिनल रेट वो होता है जो हम अर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डॉलर्स और रुपीस। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बॉन्ड ही की डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा टॉपिक आज डिस्कस करने वाला रह चुका हुआ है वो है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट में ही हम जो है मजीद आगे जाके यील्ड कर्व की भी बात करेंगे और इनके कंपोनेंट्स को भी एनालाइज करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जब कंपनी को डेट कैपिटल
रेज करना होता है, फंड्स रेज करने होते हैं, तो देयर आर टू मेन सोर्सेज. एक तो है डेट, जो कि हमने कहा लॉन्ग टर्म लोन्स की शक्ल में हमने डिस्कस किया, बॉन्ड्स, और दूसरा है इक्विटी. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अदर पार्ट ऑफ इट विच इज द इक्विटी, विच इज अनदर सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द कंपनी. तो हम शुरू करते हैं विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर. कि हमने जब डिस्कशन की थी तो हमने ये कहा था कि हमारे बॉन्ड जो है कुछ जो है उनकी मैच्योरिटी कम होती है और कुछ जो है उनकी मैच्योरिटी ज्यादा होती है. तो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की शक्ल में बात करते हैं. इसलिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है शॉर्ट टर्म के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर वो भी फर्क हो जाता है. तो अगर हम ये देखें कि हमारा ये रिलेशनशिप जिसमें हम लेते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन प्योर डिस्काउंटेड डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स एंड द टर्म टू मैच्योरिटी, अगर हम उसको प्लॉट करें तो व्हाट वी गेट इज द यील्ड कर्व. अब दो तीन चीजें यहाँ गौर करने की हैं. एक तो ये है कि हम रिलेशनशिप किस में देख रहे हैं. रिलेशनशिप हम देख रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड नंबर 2 द टर्म टू मैच्योरिटी. दिस इज द रिलेशनशिप. लेकिन किस बॉन्ड के या किस दैट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्योर डिस्काउंटेड डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स. यानी कि इनके ऊपर जब हम प्योर डिस्काउंटेड बॉन्ड्स की बात करते हैं तो पार वैल्यू जो है वही हम रिसीव करते हैं. और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो है हमें अर्निंग्स जो होती है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कूपन पेमेंट्स. तो इसको अगर हम फॉर्मली एनालाइज करना चाहें तो लेट्स लुक एट इट एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स टेल्स अस what nominal interest rates are on default free pure discount bonds of all maturity. These are pure interest rates because they involve no risk of default and a single lump sum future payment. अब हम बात क्या कर रहे हैं, वही कि हमारी हर मेच्योरिटी के साथ हम बात करेंगे, मेच्योरिटी वेरी कर रही है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी वेरी कर रही है. लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे ऐसे बॉन्ड्स जो कोई कूपन पेमेंट्स नहीं देते, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं और डिफॉल्ट फ्री हैं और एक लमसम पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. तो इस सूरत हाल में अगर हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर ग्रेटर देन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट तो हमारे पास जो यील्ड कर्व आएगा दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. सो व्हेन लॉन्ग टर्म रेट्स आर हायर देन द शॉर्ट टर्म रेट्स वी से टर्म स्ट्रक्चर इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा में हम ये कहते हैं कि जब हमारे शॉर्ट टर्म रेट्स आर हायर देन द लॉन्ग टर्म रेट्स तो देन आवर यील्ड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब हम देखते हैं कि हमारे इस यील्ड कर्व के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. इस अपवर्ड स्लोपिंग शेप एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप को हम मजीद एनालाइज करना चाह रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सी कि बिहाइंड द सीन क्या चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इस टर्म स्ट्रक्चर को या यील्ड कर्व को. तो इसमें बेसिकली हम 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं. 2 एलिमेंट्स तो हमने अभी फिशर इफेक्ट में डिस्कस किए. पिछले लेक्चर में हमने कहा था अप्रोक्सीमेटली हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हैज 2 कंपोनेंट्स. एक तो हमारा कंपोनेंट है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का और सेकंड कंपोनेंट था हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का. अब हम इसमें एक और कंपोनेंट ऐड अप करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो फॉर्मली अगर हमने डिटर्मिनेंट्स देखने हो तो देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ द yield curve or the term structure: real rate of interest, expected inflation and the interest rate risk. So let's start discussing each one of them one by one. तो हम शुरू करते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया, ये है हमारी परचेजिंग पावर. ओके, विच मीन्स के अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट की है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या वट एवर इज द टाइम टू मैच्योरिटी हमारी इन्वेस्टमेंट की वर्थ इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट्स जो है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कितनी हो गई है. तो इन रियल इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ आवर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. तो फॉर्मली अगर हमने इसको डिस्कस करना हो तो वी से व्हेन रियल रेट इज हाई all interest rate will tend to be higher and vice versa. Thus real rates does not really determine the shape of the term structure, rather
it influences the overall level of interest rates. کہ وہی ایز پر دی فشر افیکٹ ہم نے کہا all interest rates they have one component, اور وہ کمپوننٹ ہے ریئل ریٹ آف انٹرسٹ کا. اگر ہمارا ریئل ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے سارے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ بیس لائن پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے جب بھی ریئل انٹرسٹ ریٹ کو ہم ریلیٹ کرنا چاہیں گے میچورٹیز کے ساتھ تو اس کا کوئی کلیئر کٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ان ڈیٹرمننگ دی شیپ آف دی ٹرم اسٹرکچر آف دی انٹرسٹ ریٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کمپوننٹ پہ, اور وہ ہے ہمارا ایکسپیکٹڈ انفلیشن. نا ایکسپیکٹڈ انفلیشن جو ہے it very strongly influences the shape of the term structure. Value of dollar returns on investment for various periods of time may be eroded by future inflation. اب ہوتا کیا ہے کہ جسے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی, اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے $100 جو ہیں ایک سال کے بعد 115.50 ہو جائے تو ہمارا نامینل ریٹرن کیا ہوگا؟ That was 15.50. لیکن پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ پین کی ایگزامپل, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک پین کی قیمت جو ہے وہ 20 روپیز ہے آج, تو ہم $100 سے کتنے پین جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں. اینڈ دین لیٹر آن وی سیڈ کہ اچھا اگر ہمارے پاس $115 آ جاتے ہیں آفٹر 1 year, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بھی 5% سے بڑھتی چلی جاتی ہے, تو ہماری پین کی پرائسز بھی بڑھ جائیں گی. اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ نمبر آف پینس جو ہم نے پرچیز کیے ان میں ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 10% تھا, جبکہ نامینل ٹرمز میں ہمارا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 15% تھا. The difference was due to the rate of inflation. اس لیے جب ہم نامینل انٹرسٹ ریٹ کا ریلیشن شپ ڈٹرمن کر رہے ہیں ود دی ٹرم ٹو میچورٹی اینڈ دیٹ از آر ٹرم اسٹرکچر, تو اس صورتحال میں کیا ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کا جو ہے بہت زیادہ انفلوئنس ہے آن دی نامینل انٹرسٹ ریٹ. اگر انفلیشن زیادہ ہو جائے گی اور ریئل انٹرسٹ ریٹ ریمیننگ دی سیم, تو ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس لیے سرٹن انویسٹر جو ہے, نمبر آف انویسٹر ادرس, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں انفلیشن پریمیم, کہ اگر ملک میں اوور آل ٹینڈنسی یہ ہو یا فور کاسٹ یہ ہو کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا, تو نارملی انڈیویجولس جو ہیں وہ نامینل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائر نامینل انٹرسٹ ریٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اینڈ اسپیشلی ان بانڈس کے اوپر, ان کمیٹیز کے اوپر جو کہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں ان نیچر. دیئرفور جو وہ پریمیم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن پریمیم. So investor demand a compensation for this loss in the form of the inflation premium, that is the higher interest rate. So expectation of a higher inflation rate will push long-term interest rates higher than the short-term rates, reflected by an upward term structure. اب جب ہم بات کرتے ہیں اسی انٹرسٹ ریٹ رسک کی, تو لانگ ٹرم بانڈس ہیو مچ گریٹر رسک آف لاس ریزلٹنگ فرام چینجز ان دی انٹرسٹ ریٹس دین ڈو دی شارٹ ٹرم بانڈس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پیچھے ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ رسک کیا ہوتا ہے, کہ جو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایگزسٹنگ بانڈس کی پرائس یا ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ رسک. اینڈ وی آلسو فردر ڈیوائڈیڈ دس انٹرسٹ ریٹ رسک انٹو 2 types. ایک اس میں ہم نے یہ اینالائز کیا تھا کہ ہمارے جو لانگ ٹرم میچورٹی والے بانڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رسک زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی شارٹ ٹرم میچورٹی بانڈز. ایک اور ہم نے ایلیمنٹ دیکھا تھا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے وہ اسمالر کیوپان ویلیو والے جو بانڈز ہیں ان پہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی لارجر کیوپان. تو اسی طرح جب ہم یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ رسک کی, سنس آر فوکس از اونلی آن دی میچورٹی ناٹ آن دی کیوپان ایز سچ, تو میچورٹی میں وہی والی ریلیشن شپ جو ہے ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا میچورٹی پیریڈ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ رسک بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے نارملی ہمارے پاس لانگ ٹرم بانڈس کا انٹرسٹ ریٹ, نامینل انٹرسٹ ریٹ از سپوز ٹو بی ہائر دین دی شارٹ ٹرم بانڈ کا نامینل انٹرسٹ ریٹ. واٹ ڈز اٹ مین کہ ہمارا جو ٹرم اسٹرکچر ہوگا جو ریلیٹ کرتا ہے ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ کو ود دی ٹائم ٹو میچورٹی, اٹ ول بی اپورڈ سلوپنگ, کہ جب بھی ہمارے لانگ ٹرم کا نامینل انٹرسٹ ریٹ از ہائر دین دی شارٹ ٹرم
मेच्योरिटी के ऊपर nominal interest rate, so we will have an upward sloping term structure. So investor recognize this risk and demand extra compensation in the form of the higher rates for bearing it. This extra compensation is called the interest rate risk premium. So the longer the term to maturity, the greater is the interest rate risk and the interest rate risk premium. तो वही बात है कि अभी इससे पहले हमने बात की थी इन्फ्लेशन प्रीमियम की, अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम की, कि जितना हमारे बॉन्ड की मेच्योरिटी ज्यादा होगी, हमारा इन्वेस्टर जो है उतना ही इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम जो है वो ज्यादा डिमांड करेगा. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ज्यों-ज्यों हमारा टाइम टू मेच्योरिटी बढ़ता चला जाता है या मेच्योरिटी पीरियड बढ़ता चला जाता है, हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. और हमने जब कंपेयर किया था 1 साल की मेच्योरिटी वाले बॉन्ड को विद 20 इयर्स मेच्योरिटी बॉन्ड का, तो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था. लेकिन इसके बाद हमने कंपेयर किया अपनी 20 इयर्स मेच्योरिटी बॉन्ड को विद 30 इयर्स मेच्योरिटी बॉन्ड, और उसमें हमने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ा बट उसमें इंक्रीज कम थी. तो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को, इट इंक्रीजेस विद द टाइम टू मेच्योरिटी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. और यही चीज जो है हम देखेंगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, कि हमारा जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम बढ़ रहा है विद द टाइम टू मेच्योरिटी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. तो इसमें हम देख रहे हैं द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट. पैनल ए में हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर है और पैनल बी में हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर है. तो पैनल ए में हम ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट, अगेन दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम टू मेच्योरिटी. लोअर पोर्शन जो है हमारा दैट इज रियल रेट विच इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड देन above that is inflation premium and on top of that is the interest rate risk premium. अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करें और हम देखें टाइम टू मेच्योरिटी का रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट, तो हम क्या देख रहे हैं, वी हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. लेकिन स्लोप जो है वो पहले तेजी से बढ़ रहा है और उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो कम हो रहा है. अब इसको फर्दर डीप डाउन देखना चाहें तो हमारा रियल रेट जो है वो कांस्टेंट है. हमने कहा था कि सारे इंटरेस्ट रेट्स को इक्वली जो है वो अफेक्ट करता है. इन्फ्लेशन प्रीमियम इज इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट रेट. लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम की, द अपर हाफ, देन वी सी कि इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन लेटर ऑन इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. So overall जो है contribution of the interest rate risk premium is higher in the beginning and lower towards the end. दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं downward sloping term structure. और downward sloping term structure में we are taking the same interest rate on the y-axis and the time to maturity on the x-axis. Again real rate is the same, but now because of the inflation expectations कि वो कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियसली जब हम अपवर्ड स्लोपिंग में देख रहे थे तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमारी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है. अब याद करें कि जब हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हमने कहा था 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है रियल इंटरेस्ट रेट, दूसरा है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और तीसरा है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ रहा था. लेकिन जब हमारी इन्फ्लेशन रेट अब सेकंड पैनल में कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन कर रहा है. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम जो है वो भी डिक्लाइन करता नजर आ रहा है. तो हमारे पास ओवरऑल जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम टू मैच्योरिटी, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ना अगर हम रियल लाइफ में देखें, विच वन इज मोर रेलेवेंट, द पैनल ए और द पैनल बी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे पास पैनल ए इज सीन एज क्वाइट ऑफन एज कंपेयर टू पैनल बी, बट हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है इट डज एग्जिस्ट कि हमारे पास जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर हो सकता है. Theoretically speaking, we can discuss the
डाउनवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो टर्म स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अब हम बात करते हैं एक और एंड द लास्ट टॉपिक ऑन द बॉन्ड, व्हिच इज बॉन्ड यील्ड्स एंड द यील्ड कर्व. पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने ये कहा था कि हम बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमें उसकी मार्केट प्राइस पता हो बॉन्ड की, उसकी कूपन पेमेंट फिक्स्ड हमें पता है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ डिस्काउंट रेट जो कि डिस्काउंटेड वैल्यूज जो हैं, कैश फ्लोज जो हैं इन द फॉर्म ऑफ द कूपन पेमेंट एंड द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी को बराबर कर दे मार्केट वैल्यू के. हिट एंड ट्रायल से जब हम वो डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करते हैं तो दैट बेसिकली इज द यील्ड टू मैच्योरिटी. अब इससे रिलेटेड जो डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू लुक एट कि व्हाट इज बिहाइंड दिस यील्ड टू मैच्योरिटी, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं. सो वी नो दैट यील्ड्स ऑन ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज आर नॉट द सेम. Plotting the treasury yields relative to maturity gives us a treasury yield curve or just the yield curve. या हमारे पास जब हमने बॉन्ड रेटिंग की बात की थी तो मुख्तलिफ रेटिंग के बॉन्ड हैं. हायर रेटिंग की बॉन्ड की जो यील्ड है वो कम है और लोअर रेटिंग बॉन्ड की यील्ड जो है वो ज्यादा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. और जब हम बात करते हैं विद इन द गवर्नमेंट इशू तो ट्रेजरी नोट्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स के भी यील्ड कर्व जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो हमने फॉर एग्जाम्पल एक ड्रा की है, मैच्योरिटीज हमने ली है ऑन दी एक्स एक्सिस एंड यील्ड हमने ली है इन परसेंटेजेस ऑन दी वाई एक्सिस. अब इसमें हमने जो है जब ड्रा की है तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो जो मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमने लिए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, देन 1 वीक अगो एंड देन 4 वीक्स अगो. और जब हमने इस डेटा को प्लॉट किया है तो व्हाट वी सी हियर इज कि जो जो मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, हमारी यील्ड ऑन द बॉन्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग. अब इसके बिहाइंड द सीन क्या चीजें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसमें शेप जो है बेसिकली द शेप ऑफ द यील्ड कर्व इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स मेकिंग दीज ऑलमोस्ट द सेम. अभी प्रीवियसली जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा जो टर्म स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द टाइम इज अपवर्ड स्लोपिंग. अभी हमने जो यील्ड कर्व ड्रा किया है जिसमें हमने मैच्योरिटीज ली और यील्ड ली, और वो भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, चाहे हमने यस्टरडे का लिया, 1 वीक अगो या 4 वीक अगो का डेटा लिया. तीनों डेटा सेट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यील्ड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है. तो यील्ड कर्व जो है दैट रिजेंबल्स टू द टर्म स्ट्रक्चर एज फार एज द शेप इज कंसर्न. तो देयरफॉर व्हाट डज इट मीन कि इनके पीछे भी जो फोर्सेस हैं ऑलमोस्ट द कॉमन फोर्सेस मे बी देयर. तो उनको अगर हम मजीद देखना चाहें, द ओनली डिफरेंस इज दैट द टर्म स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स वेयर एज द यील्ड कर्व इज बेस्ड ऑन द कूपन बॉन्ड. अब आपको याद होगा कि जब हम टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि हमारे बॉन्ड के क्या फीचर हैं कि इट इज अ प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, डज नॉट पे एनी कूपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब हम यील्ड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी कूपन बॉन्ड्स. सो ऑल्दो बोथ आर अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज रिलेटेड टू द नेचर और द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स. तो हमारे पास जो शेप है टर्म स्ट्रक्चर की और यील्ड कर्व की, दैट रिजेंबल्स टू ईच अदर. लेकिन जब हम बात करते हैं कि किस किस्म की बॉन्ड की हमने इंफॉर्मेशन ली है, तो हमारे पास टर्म स्ट्रक्चर के अंदर प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं, जबकि हमारे पास यील्ड कर्व में कूपन पेइंग बॉन्ड्स हैं. तो अब हम देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द यील्ड कर्व. तो उसको हमने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे कि हमारे जो ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स हैं, they have 3 important features. The first one is they are default free, the second one is they are taxable, and the third one is they are highly liquid. अब इन तीनों को हम 1 by 1 देखते हैं, क्योंकि जब हम यील्ड कर्व की बात कर रहे थे तो उस कनेक्शन में हमने ये कहा था कि ये ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड्स हैं, लेकिन कूपन पेमेंट्स इसके साथ अटैच है. अब हम इसको देख रहे हैं कि इनके पीछे जो है, यील्ड के पीछे जो है, क्या क्या चीजें जो है वो कार फरमा है. अब इसमें जो सबसे पहली चीज है दैट बेसिकली रिलेट्स टू द क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क.
हमारा जो बॉन्ड है whether it is taken by the government, issued by the government, which reflects a loan taken by the government, or a corporate bond which is issued by large scale, large size MNCs, वो भी क्या है? It is an evidence of the fact कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है. तो चाहे वो कॉर्पोरेशन हो इश्यूअर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज ऑलवेज देयर. लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट के इश्यूड ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स को विद द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो व्हाट वी सी हियर इज कि हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं वो डिफॉल्ट फ्री हैं. यानी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज हायर देन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एनी लार्ज साइज MNC. यानी लोग जो हैं वो क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो बहुत हाई करते हैं एज कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रेटिंग. और पिछले एक लेक्चर में हमने ये देखा था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रेटिंग के लिए हमारे पास पैक्रा है, और वो पैक्रा जो है किस तरह के सिंबल्स असाइन करती है टू मोर क्रेडिट वर्दी, मोर काइंड ऑफ समथिंग विच पीपल कैन बिलीव ऑन, एंड सी के एलिमेंट ऑफ डिफॉल्ट इज लेस, तो वो A+ है. और उसके बाद हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स BC एंड अ वेरी लो ग्रेड बॉन्ड. लेकिन जब हम ट्रेजरी नोट्स एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो मोस्टली दे आर डिफॉल्ट फ्री. लेकिन अगर हम ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड से मूव करें टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो नॉर्मली इंडिविजुअल जो हैं क्रेडिट रिस्क को और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को कंपनसेट करने के लिए एक प्रीमियम चाहते हैं. और वो प्रीमियम क्या है कि इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट they should be compensated, therefore they demand higher yield, and this is what we have written here कि investors demand a higher yield as a compensation to the risk of possible default. This extra premium is called the default risk premium. अब जो है ये रिस्क ज्यादा होता चला जाएगा, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो है वो भी ज्यादा होता चला जाएगा. इसके बाद आती है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज द टैक्स. जैसे कि पिछले डिस्कशन में भी हम बात करते आए थे कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर गिविंग यू द टैक्स डिडक्टिबिलिटी, कि यू डू नॉट पे टैक्स ऑन दोज बॉन्ड्स. तो अगर हम उनको कंपेयर करें ऐसे बॉन्ड्स के साथ जिनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो डेफिनेटली जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे ऐसे बॉन्ड्स के ऊपर हायर यील्ड डिमांड करेंगे. और वो जो डिफरेंस होगा हायर यील्ड की शक्ल में, that is known as the tax deductibility premium. कि जब भी बॉन्ड टैक्सेबल होंगे, यानी बॉन्ड की जो अर्निंग्स है इंटरेस्ट की शक्ल में, और जब वो टैक्सेबल होंगे तो हमारा इन्वेस्टर जो है उसके ऊपर हायर यील्ड डिमांड करेगा. सो इन्वेस्टर्स डिमांड एक्स्ट्रा यील्ड ऑन अ टैक्सेबल बॉन्ड एज अ कॉम्पनसेशन फॉर द अनफेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट नोन एज द टैक्सेबिलिटी प्रीमियम. और फाइनली हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, कि हमारा जो बॉन्ड है it reflects a long term investment from investors point of view. लेकिन during this investment period अगर हमारा इन्वेस्टर इसको बेचना चाहता है, wants to liquidate the investment, he or she would like to go to the marketplace और वो सेल करना चाहेंगे इस बॉन्ड को, तो मार्केटेबिलिटी जो है that basically is the liquidity of the bond. अगर वो कंफर्टेबली जो है उसको मार्केट में सेल कर सके तो वो मोर लिक्विड होता है, और अगर उसको सेल करने में जो है वो टाइम लगे, कुछ दिक्कत पेश आए, तो वो लेस लिक्विड होता है. तो जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि लोग जो हैं उनकी आइज में गवर्नमेंट बॉन्ड्स की क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए दे आर मोर लिक्विड एज कम्पेयर टू दी अदर बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द कॉर्पोरेशंस. तो क्या होगा कि ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशूड यू मे नॉट गेट एज मच गुड प्राइस इफ यू वांट टू सेल देम क्विकली. Investors demand a liquidity premium for the compensation. कि अगर जो है वो कंफर्टेबली मार्केट में जाके क्विकली बॉन्ड्स को बेच ना सकें तो उसको हम कहेंगे कि they would like to be compensated in terms of a higher yield. और वो higher yield जो है हम ये कहेंगे why higher? Because they are asking for a liquidity premium. So this basically closes our discussion on the bonds. अब हम move कर रहे हैं towards another topic which is of the common stock and the cash flows related to the common stock.
جب بھی ہم کسی کمپنی کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں, what does it reflect? بیلنس شیٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو کرنٹ, فکسڈ اینڈ آل کائنڈز آف ایسٹس جو ہیں, ہاؤ دے آر فائنانسڈ. ادر سائڈ آف دی بیلنس شیٹ, تو ادر سائڈ میں ہم کیا دیکھتے ہیں, دیر آر ٹو مین سورسز آف فائنانسنگ ا کمپنی, ا بزنس اینٹیٹی. ایک ہے ہمارا ڈیٹ, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم دونوں, اور دوسرا ہے ہمارے پاس اکویٹی. اگر ہم لانگ ٹرم فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہیں, ایک ہے لانگ ٹرم ڈیٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس اکویٹی. اکویٹی کے بھی آگے جا کے فردر ہمارے پاس دو فارم ہے, ایک ہے کامن اسٹاک اور دوسرا ہے پریفرڈ اسٹاک. تو ہم اپنی آج کی ڈسکشن جو ہے موسٹ کامنلی یوز فارم آف دی اکویٹی جو کہ کامن اسٹاک ہے اس سے شروع کریں گے, اینڈ انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم جا کے پریفرڈ اسٹاک کی بھی بات کریں گے. تو جب ہم نے بانڈ کی بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹس اے سورس آف لانگ ٹرم فنڈس, ہمارا کامن اسٹاک از آلسو اے سورس آف لانگ ٹرم فنڈ. اور وہاں جب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تو وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی ویلو آف اے بانڈ, وچ مینس کہ ڈسکشن ہم نے اسٹارٹ کی تھی ود دی ویلویشن آف دی بانڈس. تو اس لیے جب ہم کامن اسٹاک کی بھی بات کر رہے ہیں ایز اے سورس آف فائنانسنگ دی فرم on a long term basis, so we will start our discussion by the valuation. So valuation of a share of a common stock is difficult in comparison to the valuation of the bond. Why is it so? کہ bond میں ہم نے جب value یا current market price یا intrinsic value calculate کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمیں جو inputs required تھے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں interest in the form of the coupon payment کیا ہو, and that was given. اینڈ نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 monthly coupon ہو, پیمنٹ یا اینولی ہو, اس کی اماؤنٹ ول ریمین دی سیم. نمبر 2 پہ ہمیں چاہیے تھی اس کی فیس ویلو, دیٹ از دی میچورٹی ویلو, کہ اس کی میچورٹی پیریڈ جو ہے سے 30 years ہے, تو اس وقت جو ہمیں اماؤنٹ ملے گی دیٹ واز دی فیس ویلو. تو وی نیو دی کیش فلوز فرام دی بانڈس, اور ان کی اماؤنٹ جو ہے دیٹ واز پری ڈیٹرمنڈ. دوسری ہمیں چاہیے تھی میچورٹی پیریڈ, کہ کتنے سال کی ڈیوریشن ہے فار دیز کیش فلوز, اور تیسری ہمیں جو ہے چاہیے تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اینڈ ود دی ہیلپ آف دیٹ وی کیلکولیٹڈ دی ویلو آف اے بانڈ. لیکن جب ہم اسٹاک کی ویلویشن کی بات کرتے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی انپٹس ریکوائرڈ, اب ہمیں جو ہے اسٹاک سے ریلیٹڈ کیش فلوز چاہیے. اب اسٹاک سے ریلیٹڈ کیش فلوز جو ہیں دے آر دی ڈیویڈنڈس, اینڈ دی ڈیویڈنڈس دے کیپ آن فلکچویٹنگ. They are not predetermined کیونکہ they are linked with the income earned by the company. آپ یاد کریں کہ ہماری جو ڈیویڈنڈ پیمنٹس ہیں they are always made from the retained earnings, اور retained earning ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے, income earned after interest and taxes. تو ہمارے پاس ڈیویڈنڈ جو کیش فلو ہے that is not known, اور نمبر 2 maturity value is not there کیونکہ ہمارا جو اسٹاک ہے اٹ نیور میچورس, اٹ از آلویز دیئر فار ایور. پھر ہم بات کرتے ہیں میچورٹی پیریڈ کی. بانڈ کا ایک میچورٹی پیریڈ ہے جبکہ اسٹاک کا میچورٹی پیریڈ از انفینٹی. سو دیٹ از دی سیکنڈ ڈیفیکلٹی. اینڈ دی تھرڈ ڈیفیکلٹی از کہ ہمارے پاس بانڈ کا انٹرسٹ ریٹ جو مارکیٹ سے جب ہم لینا چاہیں تو ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سملر کریکٹرسٹکس کے بانڈ جو نئے ایشو ہو رہے ہیں مارکیٹ میں ان کے اوپر کیا انٹرسٹ ریٹ ہے, اور وہ پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ لے کے مارکیٹ سے وی یوز اٹ ایز اے ڈسکاؤنٹ فیکٹر اور ڈسکاؤنٹ ریٹ. لیکن جب ہم کامن اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو ریٹ آف ریٹرن آن دی کامن اسٹاک کین ناٹ بی ایزیلی ڈیٹرمنڈ. تو انہیں 3 ڈفرینسز کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر, کہ valuation of a share of a common stock is difficult due to not even promised cash flows are known in advance. Life of investment is forever since common stock has no maturity. And finally, market rate of return is not easily observed. So having these difficulties, let's try to put a value on a common stock or try to find out the value of a common stock. So in order to do that, ہم ایک چھوٹی سی سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں, اور اس ایگزامپل کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس سلائڈ کہ سپوز یو بائی اے شیئر آف اسٹاک ٹوڈے ود اے پلان ٹو سیل اٹ ان اے ایئر, ہوپنگ دیٹ
its worth will be $70 at that time, along with a dividend payment of $10 per share. کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہم نے ایک شیئر خریدا ہے اور ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اونلی فار 1 year، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اس کی ویلیو جو ہے شیئر کی $70 ہو، اور اس کے اوپر جو ہمیں ڈیویڈنڈ ملے دیٹ شوڈ بی 10. اس کے ساتھ ساتھ if you require a 25% return on your investment, what is the most you would be willing to pay for this stock? Alternatively, what is the present value of the $10 dividend along with the $70 ending value at 25%? کہ simple plain words میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بانڈ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں سال کے بعد اس کی ورتھ 70 ہو، اور ڈیورنگ دس 1 year اس نے $10 جو ہیں وہ بھی ارن کیے ہوئے ہوں، اور آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے دیٹ از 25%. تو اس کے اوپر آپ اس پرٹیکولر شیئر کے لیے کتنے پیسے پے کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان ادر ورڈز اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی، فیوچر کیش فلوز کیا ہے $70 ایز دی ویلیو آف دی کامن اسٹاک اینڈ $10 ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ. تو ہم 70 اور 10 کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا چاہتے ہیں ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ آف 25%. So let's try to calculate it. So the present value of the investment is, the present value is equal to $10 for the dividend plus $70 for the value of the common stock itself, and then discounted only by one time period at the interest rate of 25%. So $10 plus 70 divided by 1.25 is equal to $64. So 64 is the value you will assign to the stock today. کہ اگر آپ کی یہ ٹارگیٹ ہے کہ یہ اسٹاک آپ کو سال کے بعد $70 دے، اس کی ورتھ $70 ہو، اس کے اوپر ڈیویڈنڈ بھی $10 کے ہوں، تو آپ کا ریکوائر ریٹ آف ریٹرن جب 25% ہے، یو شوڈ بی ولنگ ٹو پے $64 ٹو انویسٹ ان دس پرٹیکولر اسٹاک. اب اسی چیز کو ہم جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ جنرلائزنگ دس ویلویشن، لیٹ P0 دی کرنٹ پرائس آف دی اسٹاک، P1 price in one period, D1 dividend paid at the end of the period, and that is one time period. So we can write it down as P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus R, where R is the market rate of return. But this is possible only if we know the P1, making the problem more complicated. کہ یہ ہم آج اس کی ورتھ یا ویلیو صرف کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر ڈیویڈنڈ بھی ہمیں پتا ہو which is D1، اور P1 بھی ہمیں پتا ہو جو سال کے بعد اس کی ویلیو یا ورتھ ہو، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس مارکیٹ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی ہمیں معلوم ہو. تو اس صورتحال میں جب ہم جنرلائز فارمولا دیکھتے ہیں تو اٹ میکس سینس کہ P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus R. R is the required rate of return on this investment in the common stock. So if we want to know the price in 1 year, that is P1, and we somehow know the price in 2 years, P2 with D2 dividend expected in 2 years, then اب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم P1 لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گی؟ وہ ہمیں پتہ چلے گی اگر ہمارے پاس P2 2 سال کے بعد کی پرائس پتہ ہو اور 2 سال کے بعد ملنے والا ڈیویڈنڈ D2 پتہ ہو، تو دین وی کین کیلکولیٹ P1. تو P1 کو کیلکولیٹ کرنے کے وی ہیو دس فارمولا کہ P1 از اکول ٹو D2 plus P2 divided by 1 plus R. اب ہمارے پاس P1 کے لیے وہی فارمولا ہے، 1 سال بعد آنے والا ڈیویڈنڈ اور اس کی ورتھ آفٹر 1 year, and then discounting it by the discount rate which is R. So now substituting this expression for P1 into our previous expression for P0, we would have the following equation. کہ ہم جو پچھلی ہی ہماری equation تھی جس میں ہم نے کہا تھا P0 is equal to P1 plus D1 over 1 plus R. اب اس کے اندر P1 کی جگہ ہم نئی ویلیو ڈال دیں، اور ابھی ہم نے یہ کہا کہ P1 is equal to D2 plus P2 divided by 1 plus R. So if we do that, we'll have this. P0 is equal to D1 plus P1 over 1 plus R, and that is equal to D1. Now we have replaced the value of P1 right in here, which is D2 plus P2 over 1 plus R, and then divided by 1 plus R, which is equal to
d1 over 1 plus r to the power 1 plus d2 1 plus r to the power 2 plus p2 1 plus r to the power 2. So if we continue the substitution of two periods, then what do we have? So continuation mein we'll have p naught is equal to d1 over 1 plus r to the power 1, d2 over 1 plus r to the power 2 plus d3 over 1 plus r to the power 3 and plus p3 1 plus r to the power 3. Note that no matter that the stock price, whatever the stock price is, the present value is essentially zero if we push the sale of stock far enough away. اب ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح اسٹاک کی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ود دی ہیلپ آف دس فارمولا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری اسٹاک کی جو میچورٹی پیریڈ ہے دیٹ از انفینٹی. تو جب وہ انفینٹی ہے تو وی ول ہیو انفینٹ ایکسپریشنز فار آل دی ڈیز d1 d2 d3 گوئنگ اپ ٹو ڈی انفینٹی. تو اگر ہم جتنا اس کو فیوچر میں پش بیک کرتے چلے جائیں گے تو اسینشلی ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ ول بیکم کلوز ٹو زیرو، کہ جتنا جتنا اس کی فار اوے فیوچر میں اس کی ویلیو ہوگی اسٹاک کی، اس کی کرنٹ ویلیو جو ہے دیٹ ول بیکم کلوزر ٹو زیرو. اب مزید اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سو دی کرنٹ پرائز آف دی اسٹاک کین بی ریٹن as the present value of the dividend beginning in one period and extending out forever. کہ جو ہمارا last terminology تھی that was P3 over 1 plus R. اگر ہم Pn ہے n time periods کی بات کر رہے ہیں تو we can say Pn over 1 plus R to the power n. لیکن جو یہ term جو ہے infinity کی طرف چلی جاتی ہے تو we are talking about P infinity over 1 plus R to the power infinity. So that expression will become zero. تو اسٹاک کی ویلیو کی فار اوے ان فیوچر جو ہے وہ کرنٹ ویلیو تو زیرو ہو جائے گی. Now we are left only with the expressions for the dividends. تو ہم ان سارے ڈیویڈینڈس کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے at the market required rate of return. And then our expression will look something like this. Alternatively, we can say that the price of the stock today is equal to the present value of all of future dividends. P naught is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 plus D2 over 1 plus R to the power 2 plus D3 over 1 plus R to the power 3 plus D4 over 1 plus R to the power 4 going up to infinity. تو جب ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو we need some practical form so that we can find out the value of our common stock. اس فارمولے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو far away in future we always move towards infinity and that brings mathematical difficulties. Therefore, what we do is کہ ہم جو ہے dividend کے بارے میں certain assumptions لگاتے ہیں looking at the practical experiences of the people. تو normally جو ہے we can talk about the zero growth model and we can talk about the constant growth model. And later on we can also talk about the different growth models, different phases of the growth. تو آج کے لیکچر میں میں صرف انٹروڈیوس کروں گی کہ زیرو گروتھ ماڈل کیا ہے اور زیرو گروتھ ڈیویڈنڈس کیا ہوتے ہیں. دین انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ویل کنٹینیو ود دی ادر ٹائپس آف دی ماڈلس. تو ہیئر ا شیئر آف دی کامن اسٹاک ان ا کمپنی ود ا کانسٹنٹ ڈیویڈنڈ از ٹرمڈ ایز زیرو گروتھ ٹائپ آف اسٹاک. کہ اگر ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو ایک کانسٹنٹ فکسڈ ڈیویڈنڈ ہر سال دیتی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ جو ہمارا آج کا ڈیویڈنڈ ہے ڈی ناٹ از اکول ٹو ڈی ون از اکول ٹو ڈی ٹو از اکول ٹو ڈی تھری اینڈ اٹ گوز اپ ٹو ڈی انفینٹی. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کیش فلوز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. آل وی نیڈ از کہ ہمارا ریٹ آف ریٹرن کیا ہے اور ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں ود آر پریویس نالج تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو زیرو گروتھ ماڈل ہے دیٹ ریزمبلس ٹو ا پرپیچوٹی. پرپیچوٹی کیا ہوتی ہے کہ اٹس گیوز یو فکسڈ ریٹرن فار ایور. تو اب ہمارے پاس یہ جو زیرو گروتھ ٹائپ آف اسٹاک جو ہے as I have said, this is equal to D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D and that is constant. So the value of this stock is P naught is equal to D over 1 plus R to the power 1 and going up to D over 1 plus R to the power infinity. تو اگر ہم اس کو
समराइज करना चाहे तो what we can see here is कि since dividend is always the same, the stock can be viewed as an ordinary perpetuity with a cash flow equal to D every period. So the per share value is equal to P naught is equal to D over R, where R is the required rate of return. तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द जीरो ग्रोथ मॉडल. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और दूसरे ग्रोथ मॉडल्स को भी देखेंगे. तो मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर क्लोज करने से पहले थोड़ा सा समराइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने बॉन्ड ही के बारे में बात की, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड, जिसमें हमने ये कहा कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम टू मैच्योरिटी. शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड का अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज हायर देन द लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, तो हमारे पास टर्म स्ट्रक्चर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. और अगर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वालों का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज हायर देन द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो हमारा टर्म स्ट्रक्चर जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. उसके बाद हमने बात की यील्ड कर्व की. तो यील्ड कर्व में हमने मैच्योरिटी को रिलेट किया विद द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, और हमने ये देखा कि हमारा यील्ड कर्व जो है नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग है एंड दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि हमारा टर्म स्ट्रक्चर और यील्ड कर्व जो है आपस में एक ही जैसे हैं. लेकिन हमारा जो यील्ड कर्व है उसमें हम ले रहे हैं ऐसे बॉन्ड जो कि कूपन पेमेंट करते हैं, जबकि हमारे टर्म स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्काउंटेड बॉन्ड्स की ही बात करते चले आ रहे थे. तो इसके साथ ही हमने कंक्लूड किया अपना डिस्कशन ऑन द बॉन्ड्स एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द स्टॉक्स. तो स्टॉक्स में हमने ये बात की कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन स्टॉक बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट रीजन. एक रीजन ये थी कि हमें डिविडेंड की अमाउंट फिक्स नहीं है, इन एडवांस पता नहीं होती, देयर इज अनसर्टेनिटी. उसके साथ दूसरा जो है प्राइस ऑफ द स्टॉक इज आल्सो नॉट फोरकास्टेड वेरी वेल इन एडवांस. और फिर जब हम बात करते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड, तो मैच्योरिटी पीरियड इज आल्सो फॉर एवर. एंड फाइनली डिस्काउंट और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम द मार्केट. विद ऑल दीज डिफिकल्टीज इट बिकम्स kind of next to impossible to use the regular formula for the calculation of the common stock. यानी हम सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते. इसलिए वी नीड टू लुक अराउंड एंड सी कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. तो प्रैक्टिकली जो है देयर आर सर्टेन मॉडल्स जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक. तो उसमें हमने पहला मॉडल आज की डिस्कशन में शुरू किया जो था हमारे पास जीरो ग्रोथ डिविडेंड मॉडल. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी की एक एग्जांपल लेंगे और दूसरी तरह के मॉडल्स को भी इंट्रोड्यूस करने के बाद विल गो टू द प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन एंड द डिस्कशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एंड द प्रेफर्ड स्टॉक. आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए.